आज के इस सेगमेंट में हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है न्यूटोनियन रिलेटिविटी। कभी कभी इसी टॉपिक को हम लोग गैलीलियन इनवेरियंस एंड कंजर्वेशन लॉस के नाम से अगर ये टॉपिक आएगा तो भी आपको इसमें यही करना होगा। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये आपके बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का जो पेपर है पर्सपेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसमें पार्ट ए पर्सपेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में यहाँ पे मेंशन है न्यूटोनियन रिलेटिविटी। ठीक है, तो इसी टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। इस टॉपिक में मेनली हमें ये डिस्कस करना है कि जो कंजर्वेशन लॉज होते हैं वो कैसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत इनवेरिएंट होते हैं। और यहाँ पे ये जो न्यूटोनियन रिलेटिविटी का मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ पे पहले मैं नोट सेगमेंट ही आप लोगों को बता देता हूँ। न्यूटन सेज दैट द फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स एंड प्रिंसिपल्स आर आइडेंटिकल इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस. This statement is referred to as Galilean invariance, which is also known as the concept of Newtonian or classical relativity. From this, we can also say that the principles and fundamental laws of physics are invariant under Galilean transformation. तो यही इसमें बताया जा रहा है कि न्यूटन के अनुसार जो भौतिकी के मूल नियम एवं सिद्धांत हैं वो सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में समान होते हैं। यह तथ्य गैलीलियन इनवेरियंस से संबंधित है, जिसे कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटोनियन या क्लासिकल रिलेटिविटी कहते हैं। अतः दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो जो भौतिकी के मूल नियम एवं सिद्धांत होते हैं वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत जो है वो इनवेरिएंट होते हैं, मतलब नहीं बदलते हैं। इसे ही न्यूटोनियन रिलेटिविटी कहते हैं। देखिए सिंपल शब्दों में मैं बता रहा हूं। न्यूटोनियन रिलेटिविटी का मतलब हुआ कि जो फंडामेंटल फिजिक्स के सिद्धांत और नियम होते हैं वो सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में समान तरीके से लागू होते हैं। यानी आपके पास मान लीजिए दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, तो दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो फिजिक्स के फंडामेंटल नियम है वो समान तरीके से लागू होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक इनर्शियल फ्रेम में दूसरे तरीके से लागू होगा और दूसरे में किसी अदर तरीके से लागू होगा, नहीं। आप अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है तो जो फंडामेंटल नियम होते हैं, जो फिजिक्स के प्रिंसिपल्स होते हैं, वो दोनों में समान तरीके से लागू होंगे। मतलब आप कभी इन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, अगर ये इनर्शियल हैं तो इसी को न्यूटोनियन रिलेटिविटी बोला जाता है। और ये जो है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ा होता है। इसका मतलब कि अगर कोई भी फिजिक्स का नियम जो है उसका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए तो वो इनवेरिएंट होगा। ठीक है, गैलीलियन मतलब वो बदलेगा नहीं। तो इसी में हम लोग दो नियमों का हम लोग चेक करेंगे। इनवेरिएंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मतलब हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को चेक करेंगे कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत ये बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। फिर हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी चेक करेंगे कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है वो बदल जाता है या फिर नहीं बदलता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक फ्रेम रेफरेंस एस है, दूसरा एस डैश है। अब जो एस डैश है वो फ्रेम एस के सापेक्ष में कांस्टेंट वी वेलोसिटी से गति कर रहा है। और ध्यान रहे दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है। यहाँ पे एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मास है m। अब जब हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओ डैश में खड़ा होकर देखते हैं तो इसका वेलोसिटी हमें u डैश दिखाई देता है। इस फ्रेम के लिए टाइम है t डैश, इसका एक्सेलरेशन a डैश है और इस पे लगने वाला फोर्स f डैश है। कब के लिए? फ्रेम s डैश के लिए। और जब मैं इसी पार्टिकल को मैं o पे खड़ा होकर ऑब्जर्व करता हूं यानी फ्रेम s में, तो मुझे इसका वेलोसिटी u दिखाई देता है। इस फ्रेम के लिए टाइम t है, एक्सेलरेशन इसका a दिखाई देता है और फोर्स f, फ्रेम ऑफ रेफरेंस s के लिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखिए यही चीज मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है, थोड़ा फ्लो चार्ट बना के, लैंग्वेज नहीं लिखना पड़ेगा। देखिए कंसीडर पार्टिकल p हैविंग मास m, वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन a, एक्टिंग फोर्स f एट टाइम t इन फ्रेम s एंड मास m, मास तो सेम ही है पार्टिकल क्योंकि पार्टिकल तो एक ही है, वेलोसिटी u डैश, एक्सेलरेशन a डैश, फोर्स f डैश एट टाइम t डैश इन फ्रेम s डैश में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं दोनों फ्रेम में, ये देखिए इधर वाला कैलकुलेशन फ्रेम s के लिए है और ये वाला कैलकुलेशन फ्रेम s डैश के लिए है। तो हम लोग क्या करते हैं फ्रेम s में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालते हैं।
तो आप लोग जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम यानी संवेग m इंटू यू हो जाएगा, क्योंकि फ्रेम s के लिए उसका वेलोसिटी u है और मास तो खैर m है ही। तो चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो न्यूटन सेकेंड लॉ से वो क्या होता है, अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। तो F इज इक्वल टू एम डी यू बाई डी टी, और यही चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम किसको जन्म देगा, एक्सलेरेशन। तो F इज इक्वल टू एम इंटू ए हो जाएगा फ्रेम S के लिए। सेम चीज हम लोग रेट ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालते हैं फ्रेम S डैश के लिए। तो यहाँ पे F डैश इज इक्वल टू एम डी बाई डी टी ऑफ एम यू डैश, एंड m बाहर आ जाएगा, डी यू डैश बाई डी टी क्या देगा, ये भी एक्सलेरेशन देगा किसके लिए, फ्रेम S डैश के लिए। तो ये हमें ये फोर्स का एक्सप्रेशन मिला और फ्रेम S डैश के लिए। लेकिन हम लोगों ने पिछले ही टर्म पे देखा था कि जो एक्सलरेशन होता है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत इनवेरिएंट होता है, यानी A इज इक्वल टू क्या होगा, A डैश होगा, क्योंकि एक्सलरेशन जो है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं बदलता है। इसका मतलब A इक्वल टू A डैश, तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा F इक्वल टू F डैश। यानी हम कह सकते हैं कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है वो इनवेरिएंट है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, ये उसी तरह लागू हो रहा है। इसी तरह हम लोग चेक करते हैं इनवेरिएंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसमें डायग्राम की जरूरत नहीं है, आप उसी डायग्राम में इमेजिन करिएगा कि कंसीडर द कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स, यानी दो पार्टिकल्स का टक्कर, m1 और m2 दो पार्टिकल हैं, उनका टक्कर हम लोग यानी कोलिजन कंसीडर करेंगे। हैविंग वेलोसिटीज u1 एंड u2 बिफोर कोलिजन एंड v1 एंड v2 आफ्टर कोलिजन इन फ्रेम S। यानी हम फ्रेम S में खड़े हैं, ठीक है, ये फ्रेम हमारा S है, हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे मान लीजिए एक फ्रेम है S डैश, ठीक है। अब यहाँ पे दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल का मास है m1 और दूसरे का पार्टिकल का मास है m2। हम यहाँ फ्रेम S से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे से कोलिजन करते हैं, टकराते हैं, तो कोलिजन से पहले इसकी वेलोसिटी थी u1 और इसकी वेलोसिटी थी u2। जब ये दोनों टकरा जाते हैं आपस में तो फिर इसकी वेलोसिटी हो जाती है v1 और इसकी वेलोसिटी हो जाती है v2। तो इसके लिए हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं क्या मिलेगा, टक्कर से पहले का मोमेंटम इक्वल टू टक्कर से बाद का मोमेंटम, यानी m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। अब सेम चीज हम लोग फ्रेम S डैश के लिए करेंगे। इफ द सेम कोलिजन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम S डैश विच इज मूविंग विथ वेलोसिटी v विथ रिस्पेक्ट टू S, वही पहले वाले फिगर को ही इमेजिन करिएगा। तो ऐसे में क्या होगा, तो जो उनके वेलोसिटीज के बीच में संबंध होगा, मान लीजिए जो मान लेते हैं कि जब हम फ्रेम S डैश में से ऑब्जर्व करते हैं, फ्रेम S डैश में जब खड़े हो जाते हैं तो कोलिजन से पहले पिंड की वेलोसिटी u डैश है और दूसरे की वेलोसिटी कोलिजन से पहले u-2 है, u1 डैश और ये u2 डैश। और कोलिजन के बाद पहले वाले m1 मास वाले पिंड की वेलोसिटी हो जाती है v1 डैश और कोलिजन के बाद दूसरे पिंड m2 मास वाले की हो जाती है v2 डैश। अब इसमें हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया। ये इक्वेशंस आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो जाके गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वेलोसिटी वाला लेक्चर देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया और यहां से ये u1 u2 v1 v2 का मान मैंने u1 डैश u2 डैश v1 डैश v2 डैश के टर्म्स में निकाल लिया। देखिए u1 u2 सेम पार्टिकल m1 की वेलोसिटी है लेकिन कोलिजन से पहले, किस फ्रेम में, फ्रेम S में। v1 v2 एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, u1 जो है वो m1 की वेलोसिटी है, u2 m2 की वेलोसिटी है फ्रेम S में कोलिजन से पहले। इसी प्रकार v1 m1 की वेलोसिटी है और v2 m2 की वेलोसिटी है कब, कोलिजन के बाद, किस फ्रेम में, S में। u1 डैश मास m1 की वेलोसिटी है, u2 डैश मास m2 की वेलोसिटी है कोलिजन से पहले, किस फ्रेम में, फ्रेम S डैश में। v1 डैश मास m1 की वेलोसिटी है, v2 डैश मास m2 की वेलोसिटी है कोलिजन के बाद, किस फ्रेम में, फ्रेम S डैश में। ठीक है, ये यहां से ये क्लियर हो गया। अब हम लोग इस मान को अगेन उसमें पुट कर देते हैं, ये जो वैल्यू आया है इस वैल्यू को ले जाएंगे और ये इस इक्वेशन में ले जाके पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, आप लोग बकायदा पढ़ लीजिएगा। u1 डैश वेलोसिटी ऑफ मास m1 इन फ्रेम S डैश बिफोर कोलिजन, तो ये जो मैंने अभी बताया वही है। और लास्ट में v क्या है, वो v है वेलोसिटी ऑफ फ्रेम S डैश विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम S। अगर आपको जरा भी ये लेक्चर समझने में दिक्कत हो रहा है तो इसका मतलब आप इर्रेगुलर हैं। आप जाके पहले बकायदे प्लेलिस्ट में जाइए और ये BSc फोर्थ सेमेस्टर का यूनिट नंबर
यूनिट नंबर 1 का, वहाँ पे जाइए नोट्स प्लेलिस्ट सेगमेंट में और सारे लेक्चर्स पहले के देखिए, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अब हम इसी मान को रख देते हैं और इस सिंपल से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कुछ करना नहीं है, पूरा ब्रैकेट ओपन करिए तो आप पाएंगे कि ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट में क्या बचा m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश बराबर m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। तो आपको क्या जानने को मिला, इससे ये जानने को मिला कि ये भी तो कहीं ना कहीं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का ही इक्वेशन है। किस फ्रेम के लिए, एस डैश के लिए। शुरू में हमने फ्रेम एस के लिए लेके चले थे और सेम टाइम के इक्वेशन पे हमारा एंड होता है फ्रेम एस डैश के लिए। यानी फ्रेम एस में जिस प्रकार से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम काम कर रहा था, उसी प्रकार से फ्रेम एस डैश में भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम काम करेगा। तो यही यहाँ पे मेंशन कर देंगे, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम observed in frame S dash which is moving with constant velocity v with respect to frame S। ठीक है, hence the law of conservation of momentum remains invariant under Galilean transformation। ठीक, similarly we can also prove the law of conservation of energy also remains invariant under Galilean transformation। तो ये आप लोग के होमवर्क के लिए है। आप लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी इसी सेम प्रोसेस से प्रूव कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना, 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। ये फ्रेम एस के लिए हो गया। प्लस चूंकि एनर्जी का केस है तो इसमें प्लस ई भी कर सकते हैं, क्योंकि कोलिजन हो सकता है परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब इलास्टिक ना हो तो प्लस ही कर दीजिए, नहीं तो फिर ये भी वर्क कर जाएगा। अगर नहीं भी करेंगे तो भी इलास्टिक कोलिजन के लिए ये इक्वेशन वर्क कर जाएगा। फिर फ्रेम एस के लिए ऐसा है, इसको लेके चलिएगा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लगाइएगा, सेम इक्वेशन आपको एस डैश के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे बस डैश वाली वेलोसिटीज आ जाएंगी जैसे हम लोग किए हैं, यानी इसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यही एक टॉपिक था छोटा सा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।